स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल स्टडी विद समीर पर 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जल संसाधन आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 2 था वो। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है जाके मेरे चैनल पे पहले वो देख लें, तब हमें जल संसाधन समझ में आएगा। अब जिस तरह से वन एवं वन्य जीवन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कितना ज़रूरी है, जंगल और वन हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उसी तरह से जल भी एक संसाधन है और जल एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो चलिए अब हम जल संसाधन के बारे में थोड़ा डिटेल से और बारीकी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जल संसाधन, जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल यानी कि 3/4 ज़मीन पानी से ढकी हुई है, जल से ढकी हुई है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यानी कि पीने योग्य पानी जो होता है वो अलवणीय होता है और वो बहुत कम है पीने लायक पानी। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पानी की परेशानी झेलेंगे। और जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि सूखाग्रस्त इलाके ध्यान आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राजस्थान के मरुस्थल, जैसे ही हम कम पानी की बात करते हैं तो हमें ऐसे इलाके याद आते हैं जहां कम वर्षा होती है। जैसे भारत के अंदर राजस्थान के मरुस्थल ऐसे इलाके हैं जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। और स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। तो उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे कारखानों की डिमांड बढ़ रही है, कारखानों के अंदर साफ पानी की मांग भी बढ़ रही है, तो अलवणीय जल भी धीरे धीरे उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है और उसकी जो मात्रा कम होती जा रही है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल की विद्युत से ही की जाती है। यानी कि जल से विद्युत बनाई जाती है, उससे उद्योग चलाए जाते हैं। तो जल का 2 रूपों में उपयोग हो रहा है उद्योगों में, एक बिजली बनाने में और एक पानी का यूज़ सीधा सीधा। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% जो जल विद्युत से प्राप्त होती है। वर्तमान में अगर 100% इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, 100% बिजली है, उसमें से 22% बिजली हमारा पूरा भारत पानी से बनाई जाती है। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण करें, प्रबंधन करें और स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं। यानी कि समय की ये मांग है कि पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब आती हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है? आपने बांधों के बारे में पढ़ा होगा, भांगड़ा नागल बांध, टिहरी बांध हैं। इतने सारे बांध हैं भारत में जो नदियों पर बनाए जाते हैं और इन्हें ही बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहा जाता है। और अब हम पढ़ लेते हैं, फिर समझ में आएगा बांध है क्या। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, यानी कि जल को बचाएं और उसका मैनेजमेंट कैसे करें। हमने प्राचीन काल से ही सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट आकृतियां बनाई हैं। पानी की सुविधाओं के लिए हमने पता नहीं क्या क्या बनाया प्राचीन काल से ही। पत्थरों मलबों से बांध का जलाशय अथवा झील बनाए हैं और फिर नहरें भी खोदी हैं, सिर्फ सिंचाई के लिए। तो अब बांध क्या हैं और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं। बांध क्या है ये समझ लेते हैं जरा। देखो, आओ बांध के बारे में समझते हैं थोड़ा। बांध बहते जल को रोकने की दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है, उसे ही बांध कहते हैं। नदी पर एक बांध बना दिया जाता है जिससे पानी के प्रेशर को कमी मिलती है। यानी कि पानी अगर प्रेशर से आ रहा हो, ज़्यादा आ रहा हो पीछे से, तो एक बांध बना दिया जाता है नदी पर, जिससे ये होता है कि पीछे से जो पानी आ रहा है वो अब रुक जाएगा बांध की वजह से, और जितने पानी की ज़रूरत होगी बांध को खोल दिया जाता है और उतना ही पानी फिर आगे बढ़ा दिया जाता है। और बांध से आमतौर पर, अब आगे पढ़ते हैं, आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ है जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का
वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। कोई बांध बड़े बनाए जाते हैं, कोई बांध छोटे बनाए जाते हैं। और हम सभी जानते हैं नदियाँ भी तो छोटी बड़ी हैं, तो नदियों पर जो है छोटी नदी है तो छोटे बांध बनाए जाते हैं और जो बड़ी नदी हैं उसमें बड़े बांध बनाए जाते हैं। अब यहाँ था संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। बांधों को लकड़ी के बांध भी बनाए जाते हैं, पत्थरों के बांध भी बनाए जाते हैं। बस 2 ही तरह के बांध हैं, और भी हैं। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध या मध्यम बांध या उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि ऊंचाई के आधार पर भी छोटे बड़े बांध होते हैं ना, साइज में भी छोटे बड़े हो सकते हैं। अब क्या है, आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उद्देश्य बिजली बनाने के लिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोगिक जल आपूर्ति, बाढ़ के नियंत्रण के लिए, मनोरंजन के लिए, आंतरिक नौचालन के लिए और मछली पालन के लिए भी बांधों का यूज़ किया जाता है। यानी कि बांध का प्रयोग सिर्फ पानी रोकने के लिए नहीं किया जाता, बांध का उपयोग बिजली बनाने के लिए, घरेलू औद्योगिक उपयोग के लिए, जल की आपूर्ति के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, मनोरंजन के लिए, लोग बांधों के आसपास घूमने जाते हैं, और आंतरिक नौचालन के लिए यानी कि नाव भी चलाई जाती है बांधों के आसपास, और मछली पालन भी बांधों में किया जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि बांध भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही काम के हमारे लिए, इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। यानी कि इसकी बहुत सारे उद्देश्य हैं। भाई बांध का सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है, बांध के बहुत सारे उद्देश्य हैं लाभ पहुंचाने के, तो इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं बड़े बांध, नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। बहुत सारे बांध तो परियोजनाएं चलाई गई हैं, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए तब बने नए नए बांध, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी नए नए बांध बने हैं। और इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। और इन बांधों का विरोध कौन करता है? भाई बांध बनाने का विरोध कौन करता है? बांध बनाने का जो विरोध है वो जंगल के लोग करते हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, क्योंकि जब भी बांध बनाया जाता है तो केवल नदी पर ही नहीं बनाया जाता, नदी के आसपास के जो जंगली इलाका है उसको भी थोड़ी थोड़ी दूर तक साफ कर दिया जाता है ताकि बांध का बेस बन जाए। यानी कि सिर्फ नदी पर ही बांध नहीं बनाया जाता, थोड़ा सा आसपास के इलाकों को भी घेरना पड़ता है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी ज़मीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। तो बेचारे बहुत से जंगल के लोग ऐसे हैं जो देश के बढ़ोतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए और देश के लिए अपने घर और अपने जंगल को कुर्बान करना पड़ता है आदिवासी लोगों को, यानी कि बांध की वजह से अपने घर छोड़ के जाने पड़ते हैं। बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। ठीक है, बांध संघर्ष भी पैदा कर देते हैं। जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाती है। भाई बांध बनाए जाते हैं बाढ़ों को रोकने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जो पीछे से नदियां आती हैं वो अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती हैं, और जब मिट्टी बांधों पर आके टकराती है और वहीं जम जाती है तो जमते 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 मिट्टी की इतनी ऊंची परत बन जाती है कि बांध फिर जो है कई बार बाढ़ इतनी तेज़ आ जाता है पानी पीछे से कि बांध भी नहीं रोक पाते। तो यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए तो बनाए जाते हैं बांध, लेकिन कई बार बाढ़ ज़्यादा ही हैवी होती है जिसकी वजह से बांधों के ऊपर से भी पानी निकल जाता है। अधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं, यानी कि कई बार ज़्यादा बारिश हो जाती है जिस वजह से बांध भी फिर कुछ नहीं कर पाते और फिर बांधों के ऊपर से ही पानी निकल जाता है। कई बार तो बांध भी पूरे नदी में ढह जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जरा। वर्ष 2006 में महाराष्ट्र, गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई। अब 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के कारण बांधों को खोल दिया गया था जिससे बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था। और इन बाढ़ों से न केवल जान जाती है, माल का नुकसान हुआ, अपितु बहुत बड़े स्तर पर मिट्टी अपरदन भी हुआ। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी को भी तो नुकसान हुआ। जब बांध खुलेगा और बहुत तेज़ी से पानी आएगा तो जितनी भी आसपास के इलाकों में मिट्टी सब सफ़ा हो जाएगी। तो अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियाँ, फसलों को कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण फैलते हैं। ज़्यादा जल के उपयोग से भी अगर हम एक पौधे को लिमिट से ज़्यादा पानी पिलाएं तो पौधे के अंदर जो है सारे जो गुण हैं वो मर जाएंगे और पौधा भी पूरे दिन पानी में रह के गल जाएगा या फफूंद लग जाएगी उस पर या काई जम जाएगी। तो ज़्यादा पानी भी नुकसान करता है। अब आता है वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण का मतलब है बारिश के पानी का संग्रहण करना, और ये राजस्थान जैसे इलाकों में करा जाता है।
प्राचीन भारत में, पुराने समय से ही भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। छत वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? बारिश के मौसम में राजस्थान के अंदर जो है राजस्थान में घरों की छतों को साफ़ कर दिया जाता पहले अच्छे से, बारिश आने से पहले ही, और उसको इस तरह से साफ़ कर दिया जाता है। फिर जब बारिश होती है तो बारिश का सारा पानी उस छत पर बरसता है और उस छत पे एक पाइप लगा दिया जाता है या एक छेद कर दिया, जैसे हमारे घरों की छतों पे होता है एक पाइप, और उस पाइप में से सारा पानी पूरी छत का बहकर एक नीचे टैंक या एक गड्ढे में जमा होता है, और उस गड्ढे को वो साफ़ सफ़ा करके पहले से ही रखते हैं और उसमें पानी जमा करके रखते हैं। और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं अपनाते हैं। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे मतलब पुरानी बात है ये। टांका होता है, आप बुक में देखेंगे ना, बुक में आपको एक पिक्चर दिखेगा, धरती के नीचे एक बनाया जाता है टैंक वगैरह या टांका, उसमें सारा पानी जमा करके रखा जाता है और उस पानी को बाद में यूज़ किया जाता है अलग अलग तरीके से। अब एक रोचक तथ्य समझ लेते हैं ज़रा। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है, और यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसीराम, जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। देखो, मेघालय के शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है, यानी कि लोग यहाँ पर वर्षा का पानी इकट्ठा करते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश यानी कि चेरापूंजी और मानसीराम वही हैं, उसके आसपास 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, फिर भी शिलांग को पानी की गंभीर समस्या झेलनी पड़ती है। अब आगे, शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकताओं की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। 15 से 25% जितने भी घर उनकी जो जल की पूर्ति है वो छत वर्षा जल संग्रहण से ही होती है, यानी कि बारिश के पानी से ही। अब टांका क्या है? टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि वर्षा का पहला जल जो छत पर गिरता है उससे तो छत की सफाई होती है, और जिस नल से पानी बहता हुआ जाएगा उसकी सफाई होती है। उसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है, यानी कि पहली वर्षा का जल संग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि पहली वर्षा तो छतवत की सफाई के लिए और जिसमें से पानी बहकर जाएगा नीचे उस पाइप की सफाई के लिए होती है। यानी कि हम सभी जानते हैं पहले तो छत सफ़ा करेंगे तभी तो उसके बाद पानी साफ भरा जाएगा नीचे। अगर ऐसी छत को छोड़ दिया जाए और उस पर बारिश और वो नीचे आके पानी जमा हो जाए तो गंदा जमा हो जाएगा सारा, और बीमारी भी होगी फिर उस पानी में बहुत ज़्यादा। तो टांका में वर्ष जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। टांका इतना बड़ा और इतना गहरा होता है कि एक बार की वर्षा या 2-3 बार की जितनी भी वर्षा होगी उसका जितना भी पानी है वो अगली वर्षा तक के लिए संभाल कर रख लिया जाएगा, इतना पानी जमा हो जाता है। और यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। अब भाई इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में एक इंदिरा गांधी नहर की खुदाई करवाई थी राजस्थान के आसपास, तो राजस्थान के ज़्यादातर लोग उस नहर से ही पानी पीते हैं। तो राजस्थान के लोगों ने वर्षा जल यानी कि छत वर्षा जल संग्रहण कम कर दिया है। अब लोग छतों का पानी बहुत कम जमा करते हैं क्योंकि उन्हें नहर से ही, इंदिरा गांधी जो नहर वहाँ से निकलती है राजस्थान से, उसी से इन्हें पीने का पानी मिल जाता है। और अभी भी क्या करें, हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है, और क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको अभी भी नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है, इसलिए वो अभी भी वर्षा का पानी एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुंदर गांव गंठाथूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। कर्नाटक के मैसूर जिले में वहाँ के लोगों ने छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था शुरू करी है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था
है जल की। तो कहने का मतलब क्या है, पानी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है यानी कि जल, और जल को बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर 1/3 हिस्सा पानी से ही ढका हुआ है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में 100% पानी में से 97% पानी पीने लायक नहीं है, केवल 3% पानी पीने लायक है। और उन 3% में से भी कुछ ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के रूप में जमे हुए हैं, और कुछ नदियों और नालों तालाबों में हैं, और मात्र 1% पानी ही है। उसमें से भी 80% पानी खेती में चला जाता है। 1% में से भी 80 अगर उसके हिस्से कर दिए जाएँ तो खेती में जाता है, और उसमें से 20% पानी बस हम यूज़ करते हैं अपने पीने के लिए, नहाने धोने और खाने पीने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, वर्षा का जल संग्रहण करना आज हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में किया जाता है। शुरुआत में राजस्थान में किया जाता था, बाद में कर्नाटक में, मैसूर में, बहुत सारी जगहों पर वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। और लेकिन राजस्थान के अंदर जब से इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत हुई है, लोग वहीं उसी का पानी पीते हैं, तो वर्षा जल संग्रहण कम कर दिया उन्होंने, छत। अब लेकिन कर्नाटक के मैसूर ज़िले में गंठाथूर के गांव के लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है जो छत वर्षा जल संग्रहण करते हैं, और लगभग ये काम 200 घरों में करा जाता है, यानी कि 200 घरों को यहाँ पानी की व्यवस्था उपलब्ध होती है। तो कहने का मतलब जल संसाधन बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आज हमने 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ा है आज, और ये चैप्टर आज पूरा भी हो गया है। अब जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीडियो में वो चौथा चैप्टर होगा ज्योग्राफी का। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर ऑल।